नमः संस्कृताय मित्रों, मैं पवन सर बीएसआर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज आपके सामने एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आया हूं। व्याकरण शास्त्र की कुछ संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएं। ठीक है, तो जो हमारा व्याकरण शास्त्र है, कोई भी परीक्षा हो आपकी, टेट हो, सीटेट हो, कोई भी परीक्षा हो, ये जो प्रमुख हम संज्ञाएं आपको देंगे और जो उसकी परिभाषा है उसे अच्छे से समझिएगा, उसके जो सूत्र हैं उसे भी अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो पहली हमने जो संज्ञा ली है वो है आपकी वृद्धि संज्ञा। क्या ली है? वृद्धि संज्ञा क्या है? तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रादैच। क्या होता है? वृद्धि रादैच। ठीक है, यदि हम इसका पद विच्छेद करें, अलग अलग करें, तो वृद्धि आत और एच। ठीक है, तो वृद्धि आत और एच हो गया। तो वृद्धि क्या होता है? आत का मतलब हो गया बड़ा आ यानी दीर्घ आ, और एच का मतलब हो गया अय और औ। आपने प्रत्याहार पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपने जाना होगा, जो माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं उसमें किस तरह से हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो देखिए, इसका सूत्रार्थ होगा आ अय औ। आ यानी दीर्घ आ, आय और औ, ये जो तीन वर्ण हैं इनकी संज्ञा कौन सी होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, बस इतना ही जाने रखिएगा मोटे मोटे तौर पर कि वृद्धि रादेश जो सूत्र है वृद्धि संज्ञक सूत्र है। कैसा सूत्र है? वृद्धि संज्ञक सूत्र है। और इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, आय और औ। ठीक है, ये वर्ण आते हैं। जैसे आप देखें, त्यागा में आ आया, तो ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। सदैव में आय आया, तो आय क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसके बाद महोषधि में औ आया, आपने वृद्धि संधि में पढ़ा होगा ना, तो महोषधि में औ जो है वो वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है, बस इतना ही जाने रखना है एक सूत्र में, बस एक सूत्र आपका हो गया। इस तरह से आपको लगभग 30-32 सूत्र दूंगा बस मैं, और उसी में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, पहले सूत्र के बाद आएंगे दूसरा सूत्र, गुण संज्ञा। क्या है? गुण संज्ञा। इसका सूत्र होता है अदयंग गुणा। क्या होता है? अदयंग गुणा। तो पदच्छेद किया हमने अत यानी आ, एंग का मतलब हो गया ए और ओ, और गुणा। अभी एंग है, आय चाहिए, जो कहां से आते हैं? ये माहेश्वर सूत्र से जो आपने प्रत्याहार बनाए ना, उसी से निकल के आए थे। यानी एंग में आपका होगा ए और ओ। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब देखिए, सूत्रार्थ है आ, ए और ओ। जैसे उसमें था बड़ा आ, आय और औ, इसमें है आपका क्या? आ छोटा यानी ह्रस्व आ, ए और ओ। ठीक है, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तो गुण संज्ञक वर्ण, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, या इनमें से गुण संज्ञक वर्ण कौन नहीं है, या इनमें से कौन गुण संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। अगर इतना पता है कि गुण संज्ञक वर्ण हमारे तीन ही है, फिर क्वेश्चन को चाहे जैसे घुमा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, जैसे देखें, रमेशा में ए गुण संज्ञक वर्ण है, सूर्योदय में ओ ये गुण संज्ञक वर्ण है, और महर्षि में आ ये भी गुण संज्ञक वर्ण है। ठीक है, दूसरा सूत्र भी क्लियर हो गया होगा, छोटा छोटा सा है बिल्कुल बस। इसके बाद संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है हलो अनंतरः संयोगः। हलो अनंतरः संयोगः। इसका हम विच्छेद करें यदि सूत्र का, तो हलः अनंतरः और संयोगः। संयोग कौन होता है? देखो, सूत्रार्थ में लिखा, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में स्वर आकर के ना बैठा हो, कोई भी स्वर ना हो। क्या ना हो? कोई भी, जिनके बीच में कोई भी स्वर ना आया हो, उसे हम संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। जैसे पुष्प में सा और पा, सा खटकोड़ वाला और पा, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। अग्नि में गा और ना के बीच में कोई स्वर नहीं है। राष्ट्र में सा और टा और रा, यानी सा, टा और रा, इनके बीच में भी कोई स्वर नहीं है। इस वजह से इनकी संज्ञा कौन सी होती है? संयोग संज्ञा, जिसका सूत्र होता है हलो अनंतरः संयोगः। ठीक है, जैसे चलिए एक उदाहरण देख लीजिए, इसका और देख सकते हैं, यहां दिख रहा होगा। जैसे हम इसका लिख दें, जैसे माना कि चलो हमने लिख दिया आपका उच्च। क्या लिख दिया? उच्च। ठीक है, यदि हम इसे अलग अलग करें तो ऊ हो गया और चा हो गया और फिर से चा हो गया, फिर आ आया, इसके बाद
इसके बाद है आ, तो बताइए इनके इनके बीच में कोई स्वर है? नहीं है ना। इसी तरह से तो इसमें सा और पा, जैसे इसी तरह से उच्च हो गया, मग्न हो गया, निम्न हो गया, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं इनके बीच में आपने देखा तो जिनके बीच में कोई स्वर ना हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। कौन सी होती है? संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जैसे चिंता है, कोई भी शब्द हो और उसके बीच में यानी कि जो हल है आपके व्यंजन है उनके बीच में कोई भी स्वर ना हो तो उनकी संयोग संज्ञा होगी। बस इतना जाने रखिएगा, ठीक है। तीसरा सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे चौथा, अनुनासिक संज्ञा। क्या देखना है हमें? अनुनासिक संज्ञा। तो अनुनासिक संज्ञा सूत्र है इसका, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ठीक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। इसको 2-3 दिन आप केवल पढ़ लीजिए, रटिए मत, केवल पढ़ लीजिए तो दिमाग में गूंजता रहेगा कि अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र का है। भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसका पदच्छेद किया हमने, मुख नासिका वचन अनुनासिका, यानी कि कह सकते हैं अर्थ होगा इसका, जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाए। जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे आपने लिखा अंग, गा, रा, ला, ना, मा आदि, ठीक है। गा हो गया, ला हो गया, या हो गया, और रा हो गया, ना हो गया, मा, यानी पंचमाक्षर ये हो गए आपके वर्णों से, ठीक है, आदि। तो ये नाक से भी बोले जाते हैं और मुख से भी। तो जो वर्ण नाक और मुख दोनों से बोले जाएं उनकी संज्ञा क्या होगी? अनुनासिक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए नोट दिया मैंने, जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण देखिए जो वर्ण नासिका और मुख से बोले जाते हैं उन्हें तो हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं, केवल मुंह से बोले जाते हैं, तो उन्हें या तो अनुनासिक, अनुनासिक या फिर निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, पा, फा, बा, कोई भी हो वो सब क्या कहलाएंगे? अनुनासिक या निर्नुनासिक, ठीक है। आशा करता हूं कि चारों सूत्र आपको पसंद आए होंगे। इसको कर लीजिए, भी 5 मिनट का वीडियो हुआ है और देखते हैं 4 सूत्र और आ जाएंगे आपके कम से कम, ठीक है। जब तक इसे मैं इरेज करूं जब तक आप क्या कर लीजिए, इसकी एक क्लिप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है आपका जो 5वां सूत्र है, सवर्ण संज्ञा। क्या है? सवर्ण संज्ञा। तो सवर्ण संज्ञा क्या है? इसका सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। क्या है आपका? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। अच्छा, इसका पदच्छेद किया हमने तो मिला तुल्य, आश, प्रयत्नम और सवर्णम, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य आपका कि जिन 2 या 2 से अधिक वर्णों के, 2 वर्ण या 2 से अधिक वर्णों के कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु या और भी जो उच्चारण स्थान है, तथा अभ्यंतर प्रश्न दोनों समान हो। अभ्यंतर प्रश्न और उच्चारण स्थान दोनों कैसे हो? समान हो। तो वे आपस में यानी कि परस्पर कैसे होते हैं? सवर्णी होते हैं। परस्पर कैसे होते हैं? सवर्णी होते हैं, और इसी को हम सवर्ण संज्ञा कहते हैं। अच्छा, सवर्ण संज्ञा का मतलब क्या हो गया कि 2 वर्ण हैं या 2 से अधिक भी हैं, उनका उच्चारण स्थान या अभ्यंतर प्रश्न यदि समान है दोनों का, तो आपका वो वर्ण कौन से कहलाएंगे? सवर्णी वर्ण कहलाएंगे। तो देखिए उच्चारण स्थान आप जानते हो, सबका हर वर्ण का उच्चारण स्थान बतलाया मैंने, पढ़ाया। उसके बाद अभ्यंतर प्रश्न यानी वर्ण प्रयत्न भी पढ़ाए मैंने। अगर देखा ना हो तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। और उसके बाद अभ्यंतर प्रश्न, बाह्य प्रयत्न, ये सभी प्रयत्न पढ़ा दिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अभ्यंतर प्रश्न कितने हैं, ठीक है। बस केवल संख्या बतानी है कि कितने हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे अब कौन सा वर्णी होगा, जैसे आ, ई, उ, ये क्या है? सवर्णी वर्ण है। कैसे? जैसे हमने देखा रमा प्लस अपी, क्या लिखा है? रमा प्लस अपी, तो क्या हो गया? रमापी, यानी आ और आ क्या हो गया? ये सवर्ण है, ठीक है। यानी कि कौन सी संधि हो रही है? इसमें दीर्घ हो रही है, ठीक है। इसके बाद मुनि प्लस ईसा, तो ई है ना, तो मुनीसा हो गया। भानुधन उदया, तो क्या हो गया? भानुदया हो गया। तो ये सवर्णी है। कैसे हैं? एक ही जाति के हैं। सवर्णी का मतलब इनका उच्चारण
आ और आ, यानी आपने पढ़ा अकु विसर्जनीयम कंठा, ऐसा पढ़ा ना। तो छोटा आ और बड़ा आ यानी ह्रस्व दीर्घ दोनों आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, तो दोनों का उच्चारण स्थान एक सा मिल गया हमें या नहीं मिल गया, मिल गया। ठीक है, तो यही शर्त है कि उच्चारण स्थान भी एक सा हो और अभ्यंतर, तो अभ्यंतर प्रश्न भी एक ही हो, तो आपका क्या कहलाएगा, वो सवर्णी कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है, चलिए आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। और छठवां सूत्र देखें हम, प्रग्रह संज्ञा। इसको भी मैंने संधि में पढ़ाया है, आपका स्वर संधि का एक भेद पढ़ा था, प्रकृति भाव संधि। ठीक है, उसमें एक अलग से आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से सूत्र मैंने उसको समझाया है कि प्रग्रह संज्ञा कौन होता है। ठीक है, तो प्रग्रह संज्ञा का सूत्र होता ईदु देद द्विवचनम प्रग्रहम। क्या होता, ईदु देद द्विवचनम प्रग्रहम। ठीक है, ईदु देद द्विवचनम प्रग्रहम। ठीक है, सूत्र भी याद होगा आपको पहले से। चलिए देरी न करते हुए शीघ्रता से देखें। पदच्छेद क्या आपका, यानी ईद का मतलब ईद, फिर दूध ऊत हो गया, फिर इससे आपका देत लिखा तो एक, और द्विवचन ये प्रग्रह। ठीक है, इसके बाद सूत्र देखिए, यानी द्विवचनांत, कोई शब्द है द्विवचन है वो। ठीक है, कोई शब्द है द्विवचन है वो, और अंत में द्विवचनांत का मतलब यही हुआ कि यदि कोई शब्द है और वह द्विवचन है, और वचन कितने होते हैं संस्कृत में, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो द्विवचन की बात हो रही, वह शब्द कैसा होना चाहिए, द्विवचन होना चाहिए। और साथ में द्विवचनांत का मतलब हो गया उस शब्द के, जो द्विवचन शब्द है उस शब्द के अंत में या तो बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो या ए हो, इनकी प्रग्रह संज्ञा होगी। कब होगी, 2 शर्तें फॉलो हो रही है इसमें। नंबर 1 आपकी क्या है कि वह शब्द द्विवचन होना चाहिए। नंबर दूसरी शर्त क्या है, उस द्विवचन शब्द के नीचे या तो बड़ी ई होना चाहिए, या फिर बड़ा ऊ होना चाहिए, या फिर ए होना चाहिए। ठीक है, ये शब्द होना, ये वर्ण होना जरूरी है। ठीक है, जैसे लिखा हरि ये तो हरि द्विवचन भी है और आपका ई भी है। ठीक है, और विष्णु ये भी आपका द्विवचन है, आपने गुरु के रूप पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें तो मैंने हरि के स्वयं पढ़ाए हैं, बिल्कुल नाम इसी तरह विष्णु। इसके बाद माले। ठीक है, जैसे आपने लता के पढ़े तो माले, तो लते आता है ना, तो उसी चाहे लिख दो लते की, कुछ भी लिख दीजिए, बात वही है। लेकिन माले द्विवचन भी है और ए भी है। ठीक है, तो ये शर्त वाली, तो इनकी क्या होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। समझ में आ गया, सूत्र क्या होता है प्रग्रह संज्ञा, विधायक सूत्र क्या होता है, ईदु देद द्विवचनम प्रग्रहम। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद 7वां देखिए, घा संज्ञा। घा संज्ञा जो होता है, इसका सूत्र होता है तरप तमपाव घा। क्या होता है, तरप तम पाव घा। विच्छेद करेंगे हम इसका, तो तरप तम पाव और आपका घा। ठीक है, अर्थ क्या होगा, तरप और तमप ये 2 प्रत्यय हैं, घा संज्ञक होते हैं। तरप और तमप ये जो 2 प्रत्यय हैं, तरप और कौन, तमप, ये जो 2 प्रत्यय हैं, इनका क्या होता है, घा संज्ञक वर्ण है ये। ठीक है, अच्छा, घा संज्ञक प्रत्यय है ये। जैसे कुमारी तरा, कुमारी तमा, तो तरफ से तरा हो गया, तमप से तमा हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें पा क्या हो गया, हलंत। अच्छा, एक संज्ञा से गया। जब अभी हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे, केवल अभी मोटे तौर पर इतने से जाने रखिएगा कि जिनमें तरप और तमप ये 2 प्रत्यय हों तो वो घ संज्ञक वर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आज के वीडियो का अंतिम है आपका संज्ञा, निष्ठा संज्ञा। क्या है आपकी, निष्ठा संज्ञा। तो निष्ठा संज्ञा में क्या है, इसका सूत्र है कित कितवतु निष्ठा। क्या है, कित कितवतु निष्ठा। ठीक है, तो कित कितवतु निष्ठा, पदच्छेद किया हमने, कित हो गया, एक कितवतु निकल आया, निष्ठा, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। जैसे इसमें आपने पढ़ा, आपने तरप और तमप, उसी तरह से कित और कितवतु। ठीक है, तो अर्थ होगा कित तथा कितवतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे उसमें तरप और तमप की कौन सी संज्ञा होती है, घ संज्ञा होती है। इसमें आपका कित और कितवतु दोनों प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे जैसे लिखा भुक्ता, यानी कित प्रत्यय जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है, भुक्ता में कित प्रत्यय, भुक्तवान में कितवतु प्रत्यय, पठिता यानी कित प्रत्यय, और पठितवान में कितवतु। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है आपका कि भुक्ता, भुक्तवान, पठिता, पठितवान ये जो आदि शब्द हैं इन प्रत्ययों के योग से बने हैं। तो इसमें आपका अगर संज्ञा पूछी जाए भुक्ता में, भुक्ता शब्द में संज्ञा पूछी जाए तो कौन सी होगी, निष्ठा। क्यों होगी, क्योंकि ये कित प्रत्यांत है, कित प्रत्यय से बना हुआ है, और जो भी कित या कितवतु प्रत्यय से शब्द बना होगा उसमें आपकी कौन सी संज्ञा जाएगी, निष्ठा संज्ञा जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए लगभग में 14 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो पर्याप्त है।
8, ऐसे ही आपके 4 वीडियो में मैं पूरे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो कंप्लीट कर दूंगा। और बस अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।